क्लास 10 फिजिक्स विद्युत धारा चैप्टर का सेकंड पार्ट लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ, जिससे मैं आज आपको सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में बता दूँ। मैंने जो बोर्ड पर बना रखा है ये विद्युत मोटर की बनावट है। इसकी रूपरेखा बनावट को ध्यान से देखें। चुंबक लगा हुआ है जो कि एक अवतल नुमा चुंबक है। यह भाग अवतल नुमा काटा हुआ है। इसके बीच में ये आर्मेचर है, इसे आर्मेचर कहते हैं। ये डॉटेड लाइन है, अंदर से यहाँ घुसा हुआ है। डॉटेड लाइन देने का मतलब मेरा ही हो गया। ये आर्मेचर है। ये वलय है आपकी, जो वलय विभक्त वलय लगेगा विद्युत मोटर में। इसके ऊपर कार्बन के दो ब्रश होते हैं, एक ऊपर एक नीचे से, और एक परिपथ है। बैटरी लगा दी गई है और इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो किस प्रकार यह कार्य करेगा, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विद्युत मोटर है क्या। आखिर सबसे पहले जो मेन पॉइंट हो जाना चाहिए वो तो हमें मालूम होनी चाहिए कि विद्युत मोटर होती क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो हमारे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। जैसे आपने देखा होगा एक माइक का उपयोग हम लोग करते हैं, एक माइक का उपयोग हम लोग करते हैं। सपोज दैट मेरे हाथ में एक माइक है, ये माइक है। मैं अपने मुख से आवाज़ निकाल रहा हूँ तो मेरे मुंह से जो ध्वनि ऊर्जा निकल रही है उसको यह माइक विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ट्रांसफर कर देता है। कहा जाता है कि ऊर्जा न तो नष्ट होती न तो उत्पन्न किया जाता है, सिर्फ उसका बदलाव होती है, ट्रांसफर होती है एक रूप से दूसरे रूप में। ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न तो उसे निर्माण किया जा सकता है। तो ध्वनि ऊर्जा जो मेरे मुख से निकला, एक कंपन होने से निकली है, तो ध्वनि ऊर्जा को यह माइक क्या किया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। और यहाँ से यह वायर लगा होगा मशीन में, डिवाइस में, जहाँ से एक स्पीकर होगा। वह स्पीकर फिर वही विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में फिर बदल देता है। इस बात से आप लोग अवगत होंगे। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि विद्युत मोटर जो हमारा है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर अगर एग्जाम में आ जाए तो ऐसा ही परिभाषा आप लिख लेंगे। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, यानी डिवाइस है, मशीन है, यंत्र है। जी हाँ, विद्युत मोटर एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है, यानी बदल देती है, रूपांतरित कर देती है। विद्युत मोटर एक ऐसी मशीन है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, रूपांतरित कर देता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे कि अगर विद्युत मोटर का आविष्कार हो गया, विद्युत मोटर मैंने बना लिया, तो क्या इससे कोई और उपकरण चलाए जा सकते हैं? बिल्कुल चलाए जा सकते हैं। अगर ब्लेड यहाँ लगा दिया जाए, जिससे डायना होता है, पंखा होता है तो विद्युत पंखा बन जाएगा। अगर यहाँ ब्लेड लगा दी जाए तो फिर विद्युत पंखा हो गया। तो आई होप विद्युत मोटर का परिभाषा आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई होगी। बिल्कुल ईजी है याद रखना। एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। अब यहाँ से सवाल आता है, एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है? आखिर कोई तो थ्योरी होगा जिस थ्योरी को अप्लाई करके विद्युत मोटर बनाई गई है। और विद्युत मोटर की बनावट और रचना तो मैंने यहाँ फिगर में तस्वीर आपको इमेज बना दिया। अब यहाँ से आपको इसकी बनावट लिखनी है, उसका नाम बताना है कि कौन चुंबक है, कौन आर्मेचर है, उसका कार्य क्या है। फिर विद्युत मोटर के हम लोग कार्यविधि लिखेंगे अकॉर्डिंग टू
थ्योरी, अकॉर्डिंग टू उसका सिद्धांत। तो सबसे पहले विद्युत मोटर के बारे में हम लोग जान गए, आप लोगों ने फिगर देख लिया। बस इसी प्रकार आप लोग फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना बहुत ही आसान है, मैं जैसा बना दिया इस प्रकार से बनाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, हमें बहुत जल्द बनानी होती है। तो हम बस अपने एग्जाम में कॉपी पर, नोटबुक पर पेन उठाएंगे और हम चुंबक बना लेंगे। ये दो चुंबक हो गई, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल सूचित कर रहा है। थोड़ा सा इसको अवतल जैसा कर लीजिए तो बेहतर होगा, मैंने कहा बेहतर होगा। और यहाँ से आप आर्मेचर बना लीजिए, ये आपका रहा आर्मेचर, ये रहा आपका आर्मेचर। यहाँ से आप विद्युत वलय, जो वलय होती है वो वलय आपने बना लिया। सर्पिल नहीं बनाना है आपको, क्योंकि विद्युत मोटर में सर्पिल नहीं विभक्त वलय का प्रयोग होता है। ये विभक्त वलय मैंने बना लिया और यहाँ कार्बन ब्रश लगा दिए, कार्बन के ब्रश लगा दिए और यहीं से हम निकाल लेंगे, एक परिपथ बना लेंगे। बैटरी लगा देते हैं, ये रहा आपका बैटरी। कहीं कुंजी लगा दीजिए यानी स्विच लगा दीजिए, आपका धारा प्रवाहित होने लगा तो ये आर्मेचर घूमेगी। ये आर्मेचर घूमने लगेगा क्योंकि मैग्नेट है। और कैसा मैग्नेट है? तो शक्तिशाली चुंबक है, एक शक्तिशाली चुंबक है, प्रबल चुंबक है, ये प्रबल चुंबक है। दोनों, इस दोनों के बीच में आर्मेचर लगाई गई है और जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी कि आर्मेचर घूमने लगेगा। अगर इसमें ब्लेड लगा दिया जाए, पंखा लगा दिया जाए तो हमें हवा लगेगी, यानी विद्युत पंखा का निर्माण हो गया। बस इसी प्रकार हम लोग फिगर बना लेंगे, ड्रा कर लेंगे, लिख देंगे कार्बन ब्रश, लिख देंगे विभक्त वलय, लिख देंगे बैटरी, लिख देंगे आर्मेचर, लिख देंगे चुंबक यानी शक्तिशाली चुंबक। बस आपका बनकर तैयार है फिगर। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर की बनावट यानी कंस्ट्रक्शन, उसका रचना। उसके बाद हम लोग सिद्धांत लिखेंगे, फिर कार्यविधि लिखेंगे। विद्युत मोटर की बनावट, विद्युत मोटर की बनावट हम लोग पहले देख लेते हैं। एक शक्तिशाली चुंबक के बीच, एक शक्तिशाली, अगर ये आपको लिखने में थोड़ा अजीब लग रहा है तो आप लिख सकते हैं प्रबल। एक शक्तिशाली, एक प्रबल चुंबक के बीच, एक शक्तिशाली चुंबक के बीच क्या होती है? आर्मेचर होती है। मैं बनावट बना रहा हूँ, रचना कर रहा हूँ। एक शक्तिशाली चुंबक के बीच एक आर्मेचर होती है, जिसके दोनों छोर यानी दोनों किनारा दोनों छोर का अर्थ हुआ दोनों किनारा पीतल की बनी, पीतल आपको लिखना है, पीतल की बनी पीतल की बनी विभक्त वलय, पीतल की बनी विभक्त वलय होती है, पीतल की बनी विभक्त वलय होती है, जिसे कार्बन के ब्रश स्पर्श करते हैं यानी छूते हैं, स्पर्श करते हैं। आर्मेचर से लगी होती है क्या? दोनों छोर पर पीतल की बनी हुई विभक्त वलय होती है, सर्पिल नहीं होती है। एकदम आपको याद रखना है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय लगी होती है जो पीतल की बनी होती है और उस पर कार्बन ब्रश स्पर्श कर रहे होते हैं। जब आर्मेचर से धारा, कौन धारा? तो विद्युत धारा,
धारा प्रवाहित की जाती है। हम विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, धारा का अर्थ यहाँ से विद्युत धारा ही निकलेगा, ऐसा नहीं एयर करंट और वाटर करंट समझ लें, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आर्मेचर से धारा प्रवाहित की जाती है। तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण तब चुंबकीय क्षेत्र के कारण जाहिर सी बात है, जब ये धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय फील्ड उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण मैंने एक शक्तिशाली चुंबक लगा रखा था, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र था ही, क्योंकि शक्तिशाली चुंबक था, प्रबल चुंबक था। उसके क्षेत्र कैसे थे? तो चुंबकीय थे। उसमें हमें कैसा गुण मिल रहा था? तो चुंबक का गुण मिल रहा था। कारण कुंडली के भुजाओं पर कुंडली के भुजाओं पर समान मान के यानी बराबर समान मान के किंतु विपरीत धारा का मान क्या है? समान है। आई का मान क्या है? समान है, किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है। जिसके कारण जगह नीचे नहीं मिलेगी, मैं इसे मिटाकर आपको समझा रहा हूं। जिसके कारण देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुंडली के भुजाओं पर समान, और मान में क्या है? समान, परंतु दिशा उसकी विपरीत है, बल लगता है, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। जिसके कारण ही क्या होता है? आर्मेचर घूमने लगता है। यहाँ से हो गई आपकी बनावट हो गई। वैसे बनावट में मैंने जो लिखा ये 2 लाइन, इसे ना भी लिखें तो भी बिल्कुल काम चलेगा जी, क्योंकि यह रचना है, बनावट है। मैंने मोटर का फिगर बना लिया, उसके बाद अगर मैं उसके भाग को, उसके सभी पार्ट को बता दूं, काम खत्म हो गई। अब कार्यविधि में हम लिखेंगे कहाँ से क्या होता है। चलिए अब इसका हम लोग सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत आखिर ये कौन सी थ्योरी पर कार्य करता है? विद्युत मोटर का कार्य करने विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। आपको इस बात को कंठस्थ याद रखनी है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो विद्युत मोटर का जो कार्य करने का सिद्धांत है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। बस यही एक लाइन आपको याद रखनी है, हो गई छुट्टी, बिल्कुल धुआं हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। चुंबकीय क्षेत्र में
चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली से, यहां मैं बात कर रहा हूं चुंबकीय प्रभाव से रिलेटेड। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर लिपटी कुंडली से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो एक बल का यानी बलयुग्म का एक बल का अनुभव होता है। यानी यहाँ एक बल कार्य करने लगता है। कौन बल? चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। एक बल का अनुभव होता है। जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर आधारित है। देखिए यहां से सिद्धांत आपका हो गया आधारित है। विद्युत मोटर का कार्य करने का सिद्धांत जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। बस जी बस, सिद्धांत कंप्लीट हो गई। अब यहां से हम लोग चल देंगे कार्यविधि। विद्युत मोटर का कार्यविधि। चुंबकीय क्षेत्र में लौह क्रोड पर जो लिपटी कुंडली होती है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक बल का अनुभव होता है, जिससे मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगता है। कुंडली के घूमने की दिशा जो है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त पर आधारित है। मैं इसे फिर से आपको एक शॉर्ट में बता देना चाहता हूं, ताकि आप विद्युत मोटर बिल्कुल समझ लें और आसानी से आप एग्जाम में मिनटों में इसे हल कर सकें। प्रश्न इस प्रकार आएगा कि विद्युत मोटर क्या है, इसकी बनावट, सिद्धांत और कार्यविधि का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी मशीन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। बनावट, सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। चलिए, मैं 2 बार फिगर बना चुका हूँ, इसे मैं जल्द बनाने की कोशिश करता हूँ। NS एक शक्तिशाली चुंबक मैंने लगा दिया, प्रबल चुंबक है जी, यह प्रबल चुंबक है। बस इसके अंदर आर्मेचर डाल दिया। देखिए ये है रहा है आपका आर्मेचर रहा। यहाँ पर विभक्त वलय लगा दिए, विभक्त वलय, और यहाँ लगा दिए हम कार्बन के ब्रश। यहाँ से हम बना लेंगे एक विद्युत परिपथ। हम कहीं लगा देंगे बैटरी मैंने लगा दिया। मोर देन वन सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यहाँ मैंने बैटरी लगा दिया, और कहीं लगा देते हैं कुंजी यानी स्विच।
धारा को जो ही प्रवाहित करेंगे यानी स्विच ऑन करेंगे, परिपथ में धारा बहने लगेगी और दो शक्तिशाली चुंबक के बीच ए वलय के कारण, विभक्त वलय के कारण, विभक्त वलय के कारण क्या होती है कि एक वलय हाफ आधा घूमती है फिर दूसरा घूमती है। जिस प्रकार से क्या होती है, धारा तो समान होगी, धारा तो समान होगी लेकिन विपरीत दिशा में होगा, एक बल युग्म कार्य करेगा जिसके कारण आर्मेचर क्या होगी, घूमने लगेगी, आर्मेचर घूमने लगेगी, मोटर बन गया, मोटर बन गया। अब इससे आप जो भी कार्य विधि लेना चाहते हैं एक अलग डिवाइस बनाकर अगर इसमें आप ब्लेड लगा दें तो वो पंखा बन गया, विद्युत पंखा बन जाएगा फिर, या तो फिर फीता लगा कोई और मोटर, जैसे आटा चक्की पीसना चाह रहे हैं कुछ और, तो आपका ये बन जाएगा। तो विद्युत मोटर यही था। तो सिद्धांत है, विद्युत मोटर का जो सिद्धांत होता है वह फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित होता है विद्युत मोटर का सिद्धांत जी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है और फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित है। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम क्या कहता था, फादर मदर चिल्ड्रन मैंने आपको बताया था। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम, यह अंगूठा है, यह आपकी तर्जनी है, यह आपकी मध्यमा है, समकोणिक फैला ली गई है। तो यह फोर्स बल को दिखाता है, यह बल को दिखाता है, यह मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है और ये विद्युत धारा यानी करंट को दिखाता है। सी फादर मदर चिल्ड्रन। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम पर आधारित है। देखिए ये जो हो गई मध्यमा, जो हो गई ये तर्जनी, जो हो गई मध्यमा नीचे वाली है, ये तर्जनी है। इस प्रकार से ये उंगली जो है तर्जनी है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, इधर इधर धारा इधर प्रवाहित हो रही है, धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, देखिए धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है। जब ये फोर्स बल की दिशा को बताता है, बल की दिशा को बताता है, ये विद्युत धारा को बता रहा है, आपके विद्युत धारा को बता रहा है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, इसे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, पूरे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया। तो ये इस प्रकार से हम लोग विद्युत मोटर को समझते हैं। अब हम जरा सा यहाँ देख लेते हैं कि विद्युत मोटर जो है इससे क्या और युक्तियाँ और उपकरण और से गैजेट और डिवाइस चलाई जा सकती है। तो कौन कौन से डिवाइस हैं जो विद्युत मोटर पर आधारित है, विद्युत मोटर पर आधारित है, यानी इस युक्ति का उपयोग करके हम यहाँ स्टार दे करके मैं बना देना चाहता हूँ। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर एक युक्ति है, एक युक्ति है जिसका उपयोग के उपयोग से, विद्युत मोटर के उपयोग से निम्न उपकरणों को, उपकरणों यानी डिवाइसों को, निम्न उपकरणों को हम संचालित कर सकते हैं, संचालित किया जाता है, किया जाता है। यहाँ से भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, सब्जेक्टिव भी 2 नंबर का दिया जा सकता है कि विद्युत मोटर के उपयोग से हम कौन कौन से उपकरणों को संचालित कर सकते हैं, कुछ का नाम लिखें। या तो फिर ऑब्जेक्टिव रहेगा कि निम्न में से कौन विद्युत मोटर के उपयोग कर संचालित होते हैं। सबसे पहले विद्युत पंखा हो गई आपका, विद्युत पंखा, विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन कपड़ा धोने वाला मशीन, और जिसे आयरन कहते हैं, स्त्री आयरन, आयरन, जिसे विद्युत मिक्सी भी एगो होता है, घर में मसाला पीसने वाला होता है, विद्युत मिक्सी भी होता है, उसमें विद्युत मोटर का उपयोग होता है, विद्युत मिक्सी, या तो आयरन ले लीजिए इसे स्त्री हम लोग कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि, ये सब में प्रयोग होता है विद्युत मोटर का ही हम प्रयोग करते हैं। विद्युत पंखा, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, विद्युत मिक्सी। तो विद्युत मोटर का हम लोगों ने अभी बनावट, कार्यविधि और उसके सिद्धांत को समझा। अब हम लोग आते हैं जनित्र अर्थात डायनामो में। विद्युत जनित्र जनरेटर पढ़ने के पहले फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पढ़ लें।
दक्षिण हस्त का मतलब हुआ दाहिना हाथ, दक्षिण हस्त का मतलब राइट हैंड, दाहिना हाथ। कहता है दाहिने हाथ की 3 उंगलियां, दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा इस प्रकार परस्पर समकोणिक रखें, इस प्रकार परस्पर समकोणिक रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मैं यहाँ पहले बना लेता हूँ आपको, ये मैंने बना लिया अंगूठा, ये बना लिया आपका तर्जनी, अंगूठा, तर्जनी, इंडिकेटर मैंने यहाँ बना दिया आपको मध्यमा, मध्यमा नीचे की ओर ऐसे, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा मैंने बना दिया। तो कहता है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, ये तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को, मैग्नेटिक फील्ड को की दिशा, और अंगूठा गति की दिशा। तो मध्यमा जो है वह प्रेरित धारा की दिशा को संकेत करेगा, सूचित करेगा। यह है फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दायां हाथ नियम। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम है कि जब तर्जनी हमारा चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे और अंगूठा गति की दिशा को बताता है, तो मध्यमा जो है उससे प्रेरित धारा की दिशा को सूचित करेगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ही इसी थ्योरी पर आपको आधारित है जनरेटर, जनरेटर, जनित्र जिसे हम लोग कहते हैं। तो जनित्र 2 प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी, एसी और डीसी। बस फेरा है तो सिर्फ वलय की, विभक्त वलय और एक सर्पिल वलय की। तो हम लोग डीसी और एसी को बारी बारी से समझेंगे। पहले फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखें कि जनित्र है क्या, जनरेटर है क्या। जनरेटर के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेंगे। अब हम लोग विद्युत जनित्र यानी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। जनरेटर का मैं एक रचना बना रखा हूँ, एक इमेज बना रखा हूँ। देखिए, ये शक्तिशाली चुंबक है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ उत्पन्न हो गई क्योंकि इस प्रबल चुंबक मैंने लगा रखा है। इसके बीच एक आर्मेचर है, कार्बन के ब्रश हैं, विभक्त वलय हैं, और जब इससे धारा प्रवाहित की जाएगी तो इससे डीसी जनरेट करेगा, डीसी यानी दिष्ट धारा बनेगी। तो जनरेटर पहले है क्या, विद्युत जनित्र जान ले, उसके बाद हम बात करेंगे कि विद्युत जनित्र होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं जो फिगर बना रखा हूँ, अगर विभक्त वलय डाल दिए तो डीसी उत्पन्न करेगा, अगर हम सर्पिल वलय डाल दिए तो एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, जिसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है, विद्युत जनित्र यानी जनरेटर, विद्युत जनित्र का अर्थ हुआ जनरेटर, एक ऐसा उपकरण है, विद्युत जनित्र एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को, सीधे उसका उलट है, विद्युत मोटर का सीधे अपोजिट है। विद्युत मोटर क्या करता था, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता था, और जनरेटर का क्या काम है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना, यानी डायनेमो है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, रूपांतरित करता है। जो जनित्र है, विद्युत जनित्र, यह 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी का मतलब हो गया दिष्ट धारा, और एसी का मतलब हो गया प्रत्यावर्ती धारा। तो एसी जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करेगा और डीसी जनरेटर डीसी धारा उत्पन्न करेगा। तो हम कैसे समझेंगे इस विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है? तो हम यहाँ एक लगा देंगे गैल्वेनोमीटर। जी, मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, जो हमें बताएगा विद्युत धारा की दिशा को, कि इसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है।
तो गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया, इसे पता चलेगा, इसमें विक्षेप होगी इसकी सुई। तो जब हमारा विद्युत जनित्र है उसका काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देना। आप लोग घरों में जनरेटर देखे होंगे कि एक डीजल होता है, एक मशीन होता है, उपकरण होता है, उसके आगे एक डायनेमो लगा होता है। बस उसी की तो बात हो रही है, उसी की तो यह बात चल रही है। वो डायनेमो का क्या काम है, करंट उत्पन्न करना, करंट ही उत्पन्न करना। तो बस होता है डायनेमो को घुमाना, डायनेमो को चलाना। हम क्या करें, कौन सा उपकरण लगाएं कि डायनेमो घूमे, डायनेमो घूमेगी तो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगा, बस जाहिर सी बात है। तो अब हम लोग इसकी बनावट पढ़ेंगे, इसकी कार्यविधि पढ़ेंगे, और यह किस सिद्धांत पर आधारित है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम पढ़ लिया। तो दक्षिण हस्त नियम से यह प्रेरित है, यहाँ मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया था। अब हम लोग इसकी बनावट देखेंगे, अब मैंने अभी ही कह दिया आपको कि अगर विभक्त वलय डाल दिया तो डीसी जनरेटर होगा, अगर यहाँ सर्पिल वलय डाल दिया तो वह फिर एसी जनरेटर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं बनावट, विद्युत जनित्र की बनावट, उसका स्ट्रक्चर देखिए। बनावट, लिख देते हैं यहाँ से हम डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, तो बात आपको क्लियर हो जाएगी। डीसी जनरेटर में विद्युत रोधित डीसी जनरेटर में विद्युत रोधित तांबे के तार की कुंडली, तांबे के तार की कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है, डीसी जनरेटर में जो क्या होता है, विद्युत रोधित तांबे के तार होते हैं कि कुंडली नरम लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, यानी आर्मेचर होती है, आर्मेचर कहते हैं। इसे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है, आर्मेचर को एक शक्तिशाली चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है। कुंडली के दोनों छोर, कुंडली के तार के दोनों छोर तांबा के विभक्त वलय कैसे होनी चाहिए, विभक्त, क्योंकि क्या है, डीसी जनरेटर। तांबा के विभक्त वलय
के आधार से जुड़ा होता है, विभक्त वलय से जुड़ा होता है आर्मेचर। और उसके ऊपर क्या होती है, वलय के ऊपर, इसके ऊपर कार्बन के ब्रश होते हैं, इसके ऊपर कार्बन के ब्रश होते हैं, इसके ऊपर कार्बन के ब्रश होते हैं। कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय, कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय कुंडली के घूर्णन और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन के कारण लगातार एक ही दिशा में क्या होती है जी, तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे दिष्ट धारा कहा जाता है। इसे डायनेमो भी कहते हैं, इस जनरेटर को क्या कहते हैं, डायनेमो। चूंकि यह डीसी उत्पन्न करता है इसीलिए इसे डायनेमो भी कहा जाता है। यहाँ तो आपकी हो गई बनावट और यहाँ से आपकी कार्यविधि भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसी में जोड़ दिया हूँ कि चुंबकीय क्षेत्र में जब तेजी से उसे घुमाया जाता है आर्मेचर को, तो कुंडली के तार के दोनों छोर जो तांबा के विभक्त वलय लगे होते हैं उसके आधार से जुड़ा होता है, जिसके ऊपर क्या होता है, कार्बन के ब्रश होते हैं। जब कुंडली घूर्णन करते हैं और विभक्त वलय द्वारा प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन होता है तो लगातार एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा। और इसी को क्या कहा जाता है, डायनेमो भी कहा जाता है। अब यहाँ से बात उत्पन्न होती है कि अगर एग्जाम में आ जाए कि एसी जनरेटर का वर्णन करें तो बस आपको कुछ नहीं, सिर्फ सर्पिल वलय का जिक्र कर देना है, सिर्फ सर्पिल वलय लगा देना है। मैं यहाँ नोट में लिख देता हूँ कि एसी जनरेटर में सर्पिल वलय का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। अब हम लोग यहाँ से समझेंगे कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। यह भी सवाल कई बार एग्जाम में आ चुका है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा दो होते हैं, एक है स्थायी दिष्ट धारा, एक है परिवर्तित दिष्ट धारा। देखिए प्रत्यावर्तित दिष्ट धारा को मैं आरेख से समझा रहा हूँ। ये धारा की दिशा इस समय आपका सूचित कर रहा है। एक ही दिशा में विद्युत धारा के अस्थायी प्रवाह को ही दिष्ट धारा कहते हैं। एक ही दिशा में, दिशा एक ही हो और समय गुजर रहा है, क्या अस्थायी प्रवाह को हम
अस्थायी दिष्ट धारा कहेंगे। जबकि इसमें क्या होता है, एक कुछ सीमा तक बहती है फिर शून्य पर आ जाता है, उस सीमा तक बहती है फिर शून्य आ जाता है, उस सीमा तक बहती है फिर शून्य आ जाएगा, तो इसे हम परिवर्तित दिष्ट धारा कहेंगे। उसी प्रकार प्रत्यावर्तित दिष्ट धारा में क्या होता है, समय के साथ देखिए, शून्य पे आती है, एक बही शून्य पर आई लेकिन फिर नीचे घटी, घटी शून्य पर आई बढ़ी, शून्य पर आई फिर घटी, फिर शून्य पर आई फिर बढ़ी, तो ऐसे धारा को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी भी कहते हैं, एसी अल्टरनेटिव करंट। और डीसी हो गई दिष्ट धारा हो गई। तो दिष्ट धारा का आप आरेख ऐसे बना लेंगे, दो तरह के होते हैं, एक अस्थायी होता है और एक परिवर्ती होता है। परिवर्ती का मतलब ही हो गया बदलाव, बदलना, परिवर्तन होना। अस्थायी का मतलब हो गया फिक्स, परमानेंट, एकदम जिसकी सीधी लाइन हो, जिसकी सीधी लाइन हो। चूंकि यह एक ही दिशा में बह रही है, एक ही दिशा में बह रही है, दिशा उसका परिवर्तित नहीं हो रहा है, दिशा उसकी परिवर्तित नहीं हो रही है। लेकिन परिवर्तित दिश धारा में क्या होता है कि उस सीमा तक बही और फिर शून्य आ गई, उस सीमा तक बही शून्य आ गई। लेकिन प्रत्यावर्ती में क्या होता है, उस सीमा तक बही शून्य आई, उसके बाद फिर घटेगी, फिर शून्य आएगी, फिर बढ़ेगी, तो फिर शून्य आएगी और फिर घटेगी। यही है प्रत्यावर्ती धारा जो था। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे घरेलू परिपथ, जिसमें एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग होता है। 220 वोल्टता पर वोल्ट प्रवाहित की जाती है, जिसमें दो प्रकार के यानी 5 एम्पियर और 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। क्योंकि हम लोग अपने घरों में जो उपकरण लगाते हैं, कुछ छोटे डिवाइस वाले कम एम्पियर की धारा ग्रहण करने वाले लगाते हैं, जैसे विद्युत बल्ब हो जाए, ट्यूबलाइट हो जाए। लेकिन हम लोग वही घर में अधिक मान वाले उपकरण का यूज करते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो जाए, एसी हो जाए, कूलर हो जाए, या तो फिर आपको जो हीटर हो जाए, उसके लिए हमें 15 एम्पियर की होती है। तो अब हम लोग घरेलू परिपथ के बारे में पढ़ेंगे, मेंस लाइन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो 3 प्रकार के तार होते हैं उसका कलर क्या होता है, उदासीन तार क्या होते हैं, अर्थ वायर क्या होता है, जैसे हम लोग ग्रामीण भाषा में अर्थिंग बोलते हैं, तो अर्थ इन क्या होता है, लाइव वायर क्या होती है, उसकी कलर क्या होती है, यहाँ से हम लोग समझेंगे। तो ये हो गई आपकी दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। घरेलू परिपथ, घरेलू परिपथ, घरों में जो वायरिंग होती है, तो पावर स्टेशन से ट्रांसफार्मर में लाइन आया, यहाँ से विद्युन्मय तार एक गई जो लाल रंग की होती है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। विद्युन्मय तार लाल रंग की होती है, हमारे घरों के परिपथ में आए। और उदासीन तार जो होता है वो वापस जो काले रंग की होती है वापस ट्रांसफार्मर में रिटर्न होता है। और जो भूतार होता है वो हरा रंग का होता है, वो भू संपर्क के अंतर्गत रहता है। जो भूतार होती है, अर्थ वायर जो होता है, उसका रंग हरा होता है, उदासीन तार का रंग काला होता है, और विद्युन्मय तार का रंग लाल होता है। हम घरों में जो परिपथ लगाते हैं वह उससे जो जुड़े हुए उपकरण होते हैं, विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच कैसी होती है, तो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। समानांतर क्रम में पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल में होता है, समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। उपकरण और विद्युन्मय तार, विद्युत उपकरण, विद्युन्मय तार तथा उदासीन तार के बीच जो क्रम होता है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। और यहाँ 5 एम्पियर की और 15 एम्पियर की एक अलग अलग परिपथ बनाई जाती है, ताकि घर का उपकरण सब सुरक्षित रहे। क्योंकि घरों में अतिभारण जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं, और एक लघुपथन जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, जिसकी समस्याएं देखने को मिलती है। मान लीजिए हमारे घर में 220 वोल्टता का पावर का धारा आती है, 220 वोल्ट का। मैंने अगर कुछ ज़्यादा यूज कर लिया, जैसे हीटर भी लगा दिया, आयरन भी लगा लिए, उधर एसी चल रहा है, तो ऐसी परिस्थिति को ही हम अतिभारण कहते हैं। कहता है उपकरणों की कुल शक्ति एक स्वीकृत सीमा से अगर बढ़ जाए, उपकरणों की कुल शक्ति अगर स्वीकृत सीमा से बढ़ जाए, हमारे घर में मान लीजिए 5 एम्पियर का था और मैंने वहाँ 15 एम्पियर यूज कर लिया, कुछ और डिवाइसेज लगा दिए, जैसे एसी भी चालू कर लिए, हीटर भी चालू कर लिए, तो क्या होगी, ओवरलोडिंग हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक धारा खींचने लगेंगे। इसी को ही हम अतिभारण कहते हैं, अतिभार, ओवरलोड हो गई। एक है लघुपथन, तो घरों में जो वायर होती है इसके ऊपर प्लास्टिक का, रबर का विद्युत रोधी
कवर लपेटा होता है। अगर वो दोनों कवर खराब हो जाएं, किसी तरह क्षतिग्रस्त हो जाएं और दो तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाएं, आपस में संपर्क में आ जाएं, तो जिससे क्या होती है, परिपथ का प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और अधिक धारा बहने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं, लघुपथन कहते हैं। तो लघुपथन और अतिभारण से हमें अपने घर के परिपथ को, डिवाइसेस को सुरक्षित रखना होता है। इसी के लिए हमें फ्यूज तार लगाना होता है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि फ्यूज तार क्या है। फ्यूज तार क्या है? फ्यूज क्या है? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज क्या है? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। अब हम लोग फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि अपने घरों में जो आता है हमारा AC, अल्टरनेटिव करंट, प्रत्यावर्ती धारा जो आती है वह पावर स्टेशन से होकर के हमारे ट्रांसफार्मर में पहुंचती है, वहां से हमारे घर को आती है। घर में परिपथ हम लोग लगाते हैं। वो कैसा होता है? तो समांतर क्रम में होते हैं, जिसमें 3 वायर होते हैं। एक लाल होता है, विद्युन्मय तार लाल होते हैं, उदासीन तार काला होते हैं, और जो भू संपर्क तार होता है, अर्थ वायर जो होता है, उसका रंग हरा होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका होगा इंपॉर्टेंट कि घरों में 2 प्रकार के, यानी एक 5 एम्पियर का, एक 15 एम्पियर उनका परिपथ क्यों लगाया जाता है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि अपने घरों में हम कम वोल्टता वाले, कम पावर वाले उपकरण और अधिक पावर वाले उपकरणों का प्रयोग करते हैं। कम पावर वाले जैसे मान लीजिए बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, मोबाइल का चार्जर हो गया, तो उसके लिए कम एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है धारा की। और उच्च उपकरण जैसे हो गई आपकी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, हीटर, वाटर हीटर, तो ये सबों के लिए अधिक उच्च वोल्ट की ज़रूरत होती है। 15 एम्पियर की हमें चाहिए। तो घरों में 220 वोल्ट का प्रायः प्रयोग किया जाता है। तो इसे हम लोगों ने पढ़ा कि घरेलू परिपथ में विद्युत उपकरण जो होती है वह विद्युन्मय तार तथा उदासीन तारों के बीच समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। हमारे घर में अतिभारण और लघुपथन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तब अतिभारण और लघुपथन से बचने के लिए हम क्या करते हैं? तो एक सुरक्षा युक्ति को अपनाते हैं। वो क्या है? तो फ्यूज है। वो क्या है? तो फ्यूज है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्यूज को। फ्यूज हमारे घरेलू परिपथ के बचाव का एक आवश्यक सुरक्षा युक्ति है। फ्यूज जो है हमारे घरेलू परिपथ के बचाव का एक आवश्यक नेसेसरी सुरक्षा युक्ति है। जो एक तार होती है जिसकी प्रतिरोधकता अति उच्च होती है और गलनांक बहुत ही कम होता है। गलनांक बहुत ही कम होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा कि फ्यूज की जो तार होती है उसकी गलनांक कैसी होती है? तो बहुत ही कम होती है और प्रतिरोधकता उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। प्रतिरोधकता उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है और गलनांक बहुत ही कम होता है। ऐसा वायर का हम लोग फ्यूज में प्रयोग करते हैं, जिससे हम अपने घरेलू परिपथ के विभिन्न उपकरणों को बचा सकें ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।